में पूर्व में रहे डिप्टी सीएम, यहाँ के लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीमती रेखा महाजन जी भी नेतागण तालियों से स्वागत करें। उसके बाद और जोरदार तालियों से कृपया आप स्वागत करें। उसके बाद पीओजे के डिस्प्लेस फैमिली से बिलोंग करता हूं। हमारी जो फर्स्ट जनरेशन थी वो पीओजेके के संघर्ष में मारी गई। नेहरू जी की गलतियों के कारण कम से कम 40,000 लोग मारे गए। उसके बाद हमारी जो सेकंड जनरेशन थी वो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ती रही। और जो हम लोग हैं थर्ड जनरेशन में चल रहे हैं, हम जम्मू में अपना संघर्ष अपने राइट के लिए करते रहे। हम लोग 47 से लेके 5 अगस्त 2019 तक संघर्षित रहे। जम्मू में लगातार, चाहे वो कॉलेजेस की लड़ाई हो, चाहे वो जॉब के लिए लड़ाई हो, चाहे एम्स के लिए संघर्ष हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए संघर्ष हो, जम्मू लगातार संघर्ष करता रहा। 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह जम्मू कश्मीर में बदलाव आया, जम्मू कश्मीर के लोगों को 70 सालों के बाद उनके राइट्स मिले। चाहे वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, उनको राइट्स मिले। फर्स्ट टाइम इस असेंबली इलेक्शंस में वो वोट डालेंगे। चाहे पीओजेके के रिफ्यूजी हैं, उनको 5.5 लाख रुपया मिला, वेस्ट पाकिस्तानियों को भी मिला। चाहे ओबीसी का समाज है, उसको रिजर्वेशन मिली। फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर में एसटी समाज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू की लगातार डेवलपमेंट हो रही है। चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, जम्मू में हाईवेज, 4 लेन्स, आईआईटीज, एम्स, 2 एम्स, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। पहले तो बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, आज पूरे देश के बच्चे जम्मू कश्मीर में पढ़ने आते हैं। आज जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद बदल रहा है। आज कश्मीर में भी शांति, कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग नहीं है, लाल चौक पर तिरंगा है। कश्मीर में हुर्रियत नाम की चीज नहीं रही जो कैलेंडर इशू करती थी। आज जम्मू कश्मीर बदला है, शांति है, टूरिज्म बढ़ रहा है। अमरनाथ के लिए सबसे ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की। जम्मू में भी 1 करोड़ से ज्यादा यात्री वैष्णो देवी में आए। पर अफसोस है कि जिस तरह से पीडीपी, एनसी और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में अपना मैनिफेस्टो दिया, लगता है कि वो दोबारा जम्मू कश्मीर को पीछे ले जा रहे हैं। वो भूल गए कि 40,000 से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर में मारे गए टेररिज्म के पीरियड में। आज 80% से ज्यादा टेररिज्म समाप्ति पे है। जम्मू कश्मीर में पीस और डेवलपमेंट है, पर ये लोग, इनका मैनिफेस्टो जो बोल रहा है, दोबारा जम्मू कश्मीर को टेररिज्म और स्टोन पेल्टिंग की तरफ ले जा रहा है। मेरे मन में कई बार आता है, 19 में तो कश्मीरी पंडित 6 कश्मीर से माइग्रेट किए टर्माइल में। इनका मैनिफेस्टो कहीं जम्मू में तो नहीं माइग्रेशन कराना चाहता। मेरे मन में कई बार आता है। रिसेंटली 1 महीना पहले बांग्लादेश के हालात भी ऐसे बताते हैं। इन लोगों ने ऐसा मैनिफेस्टो दिया है, और बड़ा अफसोस है कि कांग्रेस भी उसका एक हिस्सा बनी हुई है। मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारा मैनिफेस्टो समाज को आगे ले जाने वाला मैनिफेस्टो है।
हमारा मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर में शांति और डेवलपमेंट के लिए मैनिफेस्टो है। राष्ट्रवादी फोर्सेस को ताकत देने वाला हमारा मैनिफेस्टो है। पर वो लोग फिर पीछे देखे रहे। मैं पिछले 1 महीने से अपनी विधानसभा में टूर कर रहा हूं। मुझे लगातार लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे खुशी हुई कि हर व्यक्ति मेरी हनेस्टी और क्रेडिबिलिटी की प्रशंसा कर रहा है। मेरा मान और सम्मान इससे बढ़ा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं इससे इसी तरह हनेस्ट और अपनी क्रेडिबिलिटी बना के रखूंगा। मुझे अफसोस हुआ कि जब मैं इस विधानसभा में घूमा, चौवादी से लेके सैनिक कॉलोनी यहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है, वहां पानी की समस्या है। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। मुझे कह रहे थे लोग कि भाई 15-15 दिन के बाद पानी आता है, हम टैंकर से वो अपना बंदोबस्त करते हैं। जब नीचे की तरफ जाओ, जो हमारा गाड़ीगढ़ का एरिया है, वहां लोग पानी में डूबे हुए हैं। उनके घर के आगे तालाब बने हुए हैं। कहीं गलियां नहीं है, कहीं नालियां नहीं है, कहीं हेल्थ सेक्टर में कमी है, स्कूल्स नहीं है अच्छे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक बार मुझे मौका दो सेवा का, मैं आप सबकी सेवा करूंगा। जम्मू कश्मीर के कार्यकारी अध्यक्ष श्री सत शर्मा जी, डॉक्टर नरेंद्र रैना जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, श्री कविंद्र गुप्ता जी पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर, श्री बलदेव सिंह जी बलोरिया जी पूर्व डिप्टी मेयर जम्मू, श्रीमती रेख महाजन की रेखा महाजन, रेख कर दिया है, मैं लगा देता हूं, रेखा महाजन जिलाध्यक्ष, श्री अयोध्या जी गुप्ता जिला प्रभारी, श्री ब्रजेश्वर राणा जी, श्रीमती पूर्णिमा शर्मा, रिटायर्ड ब्रिगेडियर बलबीर सिंह जी सम्याल, यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद हमारे सभी सम्मानित यक्स सर्विसमैन और अन्य सभी मेरे यहाँ पर मौजूद बहनों एवं भाइयों, आज जम्मू की 3 सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के बाद पुंछ और राजौरी में चौथी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके बीच में यहां मौजूद हूं। बहनों भाइयों, लंबे समय से मैं राजनीति कर रहा हूं। पार्टी का 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के कारण जम्मू कश्मीर का आना जाना, जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक सभाओं का करना, यह लगातार सिलसिला चलता रहा है। लेकिन आज पुंछ और राजौरी की जो 3 सार्वजनिक सभाएं मैंने संबोधित की हैं, मैं कह सकता हूं एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें कि प्रधानमंत्री जी और हम, क्यों कविंदर जी, प्रधानमंत्री जी और मैं 2014 में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आए थे। कौन सा ग्राउंड है? एमएम स्टेडियम, उसमें आए थे। सबसे बड़ी सभा वो संबोधित की थी। और उसके बाद आज जिन 3 सार्वजनिक सभाओं को मैंने पहले संबोधित किया है पुंछ और राजौरी में, बहनों भाइयों, वह हुजूम जम्मू कश्मीर में हमारे राजनीतिक जीवन में पहली बार देखने को मिला। सचमुच मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनने से अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अभी जब हमारे श्री नरेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, आपके कैंडिडेट, मैं बहुत ही गौर से सुन रहा था। गौर से सुनने के बाद मैं कह सकता हूं, नरेंद्र सिंह जी की हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है कि उनका पास्ट लाइफ कैसी रही है, जानने की जरूरत नहीं है। मैंने सब अनुमान लगा लिया कि आपके प्रत्याशी सरदार नरेंद्र सिंह जी एक क्रेडिबल इंसान है, जो कहेंगे वह करेंगे। बहनों भाइयों, मैं मानता हूं कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता। जो वह कहे वह करे,
उसके वर्ड्स और डीड्स, उसके कृति और कथन, इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जब मैं चुनाव लड़ा था तो उसमें हमारी आयु 26 वर्ष की थी, चुनाव जीता भी। उस समय मैंने आश्वासन दिया था, लेकिन 2.5 वर्षों की सरकार थी, इसलिए बहुत सारे आश्वासन मैं नहीं कर पाया। बहनों भाइयों, मैं बहुत ही शर्मिंदा अपने को महसूस करता था उस नौजवानी में भी। उसी दिन हमने संकल्प ले लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी आश्वासन नहीं दूंगा। अब कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुका। आप पता लगा लीजिए, हमारे इस समय तो हमारा लखनऊ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें भी मैं जनता को कोई आश्वासन कभी नहीं देता हूं कि मुझे चुन दीजिए तो मैं आपको यह कर दूंगा, वह कर दूंगा। और यही स्थिति हमारी भारतीय जनता पार्टी की भी है। आप उठाइए हमारा चुनावी घोषणा पत्र 1951 से। बहनों भाइयों, 1951 में जो हम लोगों ने कहा था, जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी, भारत की संसद में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 को हम चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। आपने देखा, मिला, समाप्त कर दिया। धारा 370 और 35A दोनों समाप्त कर दिया। और मैं तो यह भी, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स यहां पर बैठे हैं, मैं अनुरोध करना चाहूंगा, हम लोगों के सेंटर के जितने भी इलेक्शन मैनिफेस्टो आप उठाकर देखिए कि हमने जो कहा था वो किया कि नहीं। और इस बार के भी घोषणा पत्र को देख लीजिए, क्योंकि 2014 में तो मैं स्वयं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। 2019 में जब घोषणा पत्र बनने लगा तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि राजनाथ जी, अच्छा हो कि यह जिम्मेदारी आप ही संभाल लीजिए। तो चुनावी घोषणा पत्र बनाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। इस बार का भी 2024 का चुनाव था तो उसमें भी कहा कि राजनाथ जी, यह जिम्मेदारी आप ही को संभालनी है। हमारे साथ टीम रहती है, उसके बाद वो चुनावी घोषणा पत्र तैयार होता है। बहनों भाइयों, हम लोगों ने पूरा प्रिकॉशन लिया। कहीं पर ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए कि जो हम कहें वो न कर पाए। क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट भारत की राजनीति का सबसे बड़ा संकट है। और मुझे तकलीफ हुई है आज जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था। भले ही वह दूसरे पार्टी के नेता हैं, लेकिन मुझे तकलीफ हुई। मैंने कहा, हे भगवान, क्या हो गया है भारत की राजनीति को। एक नौजवान नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उमर अब्दुल्ला साहब, उनका चित्र लगा था और एक तरफ उनका कोट यह लगा था कि जब तक स्टेट हुड नहीं मिल जाएगा जम्मू कश्मीर को, तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। दूसरी तरफ लिखा था कि इस चुनाव में स्टेट हुड मिला नहीं और 2 विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे। उमर अब्दुल्ला साहब को तकलीफ इसकी ना हो, लेकिन मुझे तकलीफ है। और मैं कहना चाहूंगा कि उन्हें इसका संज्ञान लेना चाहिए, या जो कुछ भी कहा है उन्होंने उसके विपरीत यदि उन्होंने किया है तो कम से कम जनता से एक बार खेद तो व्यक्त कर दें कि नहीं, हमसे गलती हो गई, मैंने बोल दिया। प्रश्न केवल उमर अब्दुल्ला साहब का नहीं है, प्रश्न केवल राजनाथ सिंह का नहीं है, प्रश्न है भारत की राजनीति की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का। क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी भारत की राजनीति का सबसे बड़ा संकट है, यह विश्वसनीयता का संकट है। और बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी है जो भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और मैं कह सकता हूं कि हमने उस पर विजय प्राप्त की। आप कैसे कहते हैं कि आपकी सरकार बनेगी, कांग्रेस कहती है, एनसी कहती है, पीडीपी कहती है, हम इसको स्टेट हुड दे देंगे, जम्मू कश्मीर को कैसे दे देंगे? सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है, नहीं देंगे कैसे? बिना सेंटर के हो ही नहीं सकता। और आप लोगों को चाहे जो भी लगे,
मैं आप लोगों को चाहे जो भी लगा, मैं फारूक अब्दुल्ला साहब की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं। हमारे बड़े हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। उन्होंने कैसे कह दिया? और मैं कहना चाहूंगा विनम्रतापूर्वक, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति यदि की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। बहनों भाइयों, मैं मुख्यमंत्री भी रहा हूं, गृह मंत्री भी रहा हूं, रक्षा मंत्री भी रहा हूं, कृषि मंत्री भी रहा हूं। जो हाईवेज बन रही है उसमें सबसे पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जिम्मेदारी मेरे कंधों के ऊपर भी सौंपी थी, वो भी रहा हूं। मैं बहुत ही कासस रहता हूं आश्वासन देने। आज हमसे एक समस्या के बारे में भी सरदार नरेंद्र सिंह जी चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा नरेंद्र सिंह जी, आश्वासन नहीं दूंगा, आप स्वयं ही इतने सुलझे हुए हैं, हमारे इतने माननीय नेता हैं, आप जो कहेंगे जहां तक बन सकेगा उसे पूरा करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और बहनों भाइयों, स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलकर रहेगा। सरकार बनाइए भारतीय जनता पार्टी। और मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो 18 विधानसभाओं के जो चुनाव हुए हैं, अभी तक पहले चरण का 18 ही था ना, हाँ, पहले चरण का 61% से अधिक की पोलिंग हुई। शायद 30 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। और 370 के खात्मे के बाद ये हुआ है। 370 जब तक था, 61% पोलिंग जम्मू कश्मीर में कभी नहीं हुई। और आपको जानकर खुशी होगी कि लोकसभा के चुनाव में जम्मू कश्मीर में जहां पर लगभग 58 पॉइंट समथिंग पोलिंग हुई, वही लद्दाख में मोर देन 88% की पोलिंग हुई। जाकर घर घर संदेश पहुंचा दीजिए, सरकार बनेगी भाजपा की, यहां पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है, आपको समस्त देशवासियों को आश्वस्त किया है। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक अपने सारे विपक्षी दलों से निवेदन करना चाहूंगा, कृपया इस देश की मासूम जनता को गिरफ्तार न करें। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जमहूरियत का इकबाल इस चुनाव में बहनों भाइयों आपने बुलंद किया है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। इसलिए मैं जम्मू कश्मीर की पूरी जनता का इस्तेमाल करता हूं, और जम्मू कश्मीर में इस तरीके से जमहूरियत का परचम लहराता हुआ देखकर मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। बहनों भाइयों, लगता है कुछ भी कर सकते हैं। विडंबना यह है कि हमारे एक पाकिस्तान के वो भी रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कश्मीर में आर्टिकल 370 की समाप्ति चाहते हैं, तो उसे फिर से वापस लाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस यही ला सकती है। और पाकिस्तान में बैठे रक्षा मंत्री यह बात कर रहे हैं। मैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों से पूछना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और यह कांग्रेस पाकिस्तान की प्रॉक्सी बनकर काम कर रहे हैं। बहनों भाइयों, कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति होगा तो अब स्वाभिमान का धनी होगा। स्वाभिमान मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। जिंदगी में इंसान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता। हमारे यहां पर एक सर्विस में बैठे हैं, सारे अफसर्स यहां पर बैठे हैं। सीमा पर भी जाकर जब मैं जवानों से, अधिकारियों से मिलता हूं बहनों भाइयों,
तो मुझे लगता है इन्होंने भी संकल्प लिया है कि जरूरत पड़ी तो देश के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर कर देंगे। वो संकल्प किसी भी क्षण पूरा कर, क्योंकि इंडिया चाइना वार के दौरान देखा इनकी विश्वसनीयता है। और आपने देखा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडी अलायंस में कहता हूं, लोग इंडिया अलायंस बोल जाते हैं गलती से, इंडी अलायंस ये जो है बराबर उन्हीं मुद्दों को उछालते हैं जो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं। इन्हीं लोगों ने पुलवामा को लेकर सवाल उठाए थे, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर सबूत मांग रहे थे, यही लोग हैं। और यही बात पाकिस्तान से भी उस समय आ रही थी। फैसला कर लीजिए कि आपको क्या करना है। यह सारी राजनीतिक पार्टियां यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा चलाने की कोशिश कर रही हैं। मैं विनम्रतापूर्वक सारे विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग इस पाकिस्तान के एजेंडे को चला रहे हैं वो कृपया इस पर विचार करें। मैं किसी हार्श वर्ड का, किसी कठोर शब्द का यहां प्रयोग नहीं करना चाहता। यह पाकिस्तान का नापाक एजेंडा मेरे बहनों भाइयों जम्मू कश्मीर में अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सुन लीजिए, दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में धारा 370 को फिर से नाफिज यानी लागू नहीं कर सकती। कंगाली और बदहाली का जो इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर पाकिस्तान जो बना हुआ है, अपना मुल्क संभाल नहीं पा रहा है और उनको भारत की चिंता सता रही है। आजकल हालत की देखिए, वहां की आजकल हालत देखिए। अब हमारे प्रत्याशी नरेंद्र सिंह जी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की चिंता मत करिए, वो अभी आप ही का है। अब आपको बोलना हो तो ये मत कहिए कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का मैं हूं, आप कहिए मैं भारत का हूं। एक बार यहीं श्रीनगर में संभवतः मैं आर्मी डे के अवसर पर एक बार नौजवानों को संबोधित कर रहा था, अधिकारी वर्ग भी वहां पर मौजूद थे। उसमें ही मैंने कहा था कोई प्रयत्न बहुत अधिक करने की जरूरत नहीं है, हालात ऐसे बने हुए हैं वहां के कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग ही ये मांग करेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर में जब विकास होगा तो कहेंगे हम जम्मू कश्मीर में मिलना चाहते हैं। अब आप ये कल्पना कीजिए, यह पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $7 बिलियन का एक बेल आउट पैकेज मांग रहा है। बताइए, $7 बिलियन का एक बेल आउट पैकेज मांग रहा है। काहे को परेशान हो मेरे दोस्त, क्या हो गया तुमको? $7 बिलियन, अरे भारत को कह दिया होता है। इतना तो हमारे मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए पीएम पैकेज में दे दिया है, इससे ज्यादा। और पाकिस्तान की ये कटोरा कहते हैं ना, क्या बोलते हैं यहां पर नहीं जानते, पकड़ने की हालत इसलिए हो गई है क्योंकि सांपों को पालने और उनके कारोबार करने का अंजाम हमेशा मेरे बहने भाइयों बुरा होता है। पाकिस्तान का टेररिज्म एक्सपोर्ट का धंधा, मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारी भारत सरकार ने उसे मंदा कर दिया है। और अब मंदा ही नहीं, अभी तो मंदा हुआ है, एकदम समाप्त होकर रहेगा। और आप देख रहे होंगे टूरिज्म की संख्या, टूरिस्ट की संख्या बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर अब टेररिज्म का सेंटर नहीं, टूरिज्म का सेंटर बन गया है। लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और मेरे बहन भाइयों, मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक अलायंस हमारी कांग्रेस पार्टी है। उस कांग्रेस पार्टी को पता नहीं क्या हो गया है, झूठ मनगढ़ंत बातें। उस कांग्रेस पार्टी के नेता
भारत की धरती पर नहीं, दुनिया के दूसरे देशों की धरती की पर जाकर वो बराबर बोल रहे हैं। अभी अमेरिका में जाकर उन्होंने कह दिया कि लड़ाई इस बात पर है कि क्या सिखों को भारत में कड़ा पहनने की अनुमति है कि नहीं है, सिखों को भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति है या नहीं है, क्या सिख भारत में गुरुद्वारा जा सकेंगे या नहीं है। लड़ाई इस पर है और यह सभी धर्मों के लिए है, यह राहुल गांधी ने कहा। बहनों भाइयों, सिखों को लेकर जो झूठ पाकिस्तान की आईएसआई नहीं बोल पाई, वह कांग्रेस आई के नेता बोल रहे हैं। कितने बड़ी बिंदु है। भारत में सिख संप्रदाय का क्या योगदान है, मैं घंटे डेढ़ घंटे में भाषण दे सकता हूं। बहनों भाइयों, भारत में सिख कम्युनिटी का योगदान जो है, भारत की संस्कृति को बचाकर रखने में उसे भारत कभी भूल नहीं सकता। मुझे तो वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह जी बादल का भी यह सौभाग्य प्राप्त रहा है। बहुत छोटा था भाई उनसे, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र की भी अंतिम सार्वजनिक सभा जो चुनाव की होती थी, बादल साहब मुझे ही बुलाते थे, क्योंकि कई बार सिख समाज के इतिहास के बारे में उनके साथ हमारी चर्चा हुई थी और बराबर इसी झूठ को दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह भाजपा झूठ का सहारा ले रही है, वो मुझे चुप कराने के लिए बेताब हैं। यह तो आसमान की तरह हालत उनकी हो गई है, जैसे आसमान की तरह मुंह उठाकर कोई थूकने की कोशिश करे। आसमान की तरह मुंह उठाकर थूकने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। मेरे बहनों भाइयों, इस देश में सिखों को बांटने का काम किया है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने किया है। सिखों का कत्लेआम यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद को बेलगाम किसने छोड़ा, तो कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि झूठ इतना भी न बोलो कि भविष्य में सच का तुम सामना ही न कर सको। सरकार का जहां तक प्रश्न है, हमारी सरकार ने सिख करतारपुर साहिब गलियारा बनवाया, सिखों को बदनाम करने वाली ब्लैक लिस्ट को समाप्त किया। इतना ही नहीं, सिख विरोधी दंगों के शिकार दंगा पीड़ितों के आंसू पोंछने का काम हम लोगों ने किया। और मैं बता देना चाहता हूं, कोई वोट दे अथवा न दे, भारतीय जनता पार्टी सिख समुदाय के सदैव साथ खड़ी रहेगी। जैसा मैंने कहा कि हम केवल वोट बनाने के लिए, वोट पाने के लिए हम राजनीति नहीं करते हैं, हम देश बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं। सिख विरासत का जहां तक सवाल है, दुनिया भर में प्रचार पहली बार किसी सरकार ने किया है तो मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय एनडीए की सरकार ने किया है। इसमें कांग्रेस संकट में है, कांग्रेस गंभीर संकट में है, क्योंकि उनका जो विभाजनकारी एजेंडा है वह पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। इसलिए बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के लिए आप कार्यकर्ता हो या आप वोट मांगते हो, आप समर्थक हैं या आप वोट मांगते हो, तो आपको शायद अनुमान नहीं होगा आप बहुत बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हो। चुनाव है नहीं तो मैं कह देता, हमारे जैसे लोग तो मानते हैं कि ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। कुछ पाने की हविस नहीं है, जो देना होगा परमात्मा देगा। इस धरती पर कोई नहीं है जो कोई किसी को दे दे। बहनों भाइयों, देता है तो परमात्मा देता है, चाहता है तो छप्पर फाड़ के देता है।